नमस्कार, मैं बलबीर सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फूल सिंह बिष्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लमगांव, टिहरी गढ़वाल, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2020 पाठ्यक्रम के तहत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। इसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत का अर्थ, संविदा सिद्धांत के मुख्य तत्व, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, इस सिद्धांत का विकास, सिद्धांत की आलोचना और सिद्धांत का महत्व, इन सब बिंदुओं पे हम आज चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। जैसा कि इस शब्द से ही विदित होता है, सामाजिक समझौता अर्थात राज्य की उत्पत्ति एक समझौते का परिणाम है और यह समझौता व्यक्तियों ने मिलजुल करके आपस में किया और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई या ये सिद्धांत क्यों प्रतिपादित हुआ। इससे पहले दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था, जिसके तहत राज्य को एक ईश्वरीय कृति माना गया है, अर्थात दैवीय संस्था माना गया है और उसी सिद्धांत के खंडन के लिए, उसी सिद्धांत के विरोध स्वरूप 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो सिद्धांत हमारे सामने आता है उसे हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात राज्य एक मानवीय संस्था है, व्यक्ति निर्मित संस्था है, यह एक कृत्रिम संस्था है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को साध्य माना गया है और राज्य व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन। अब हम संविदा सिद्धांत के मुख्य तत्वों की बात करेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत उदारवादी विचारधारा से संबद्ध है और उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसका निर्माण मनुष्यों ने मिलजुल करके अपने हित और लाभ के लिए किया है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य सभी हिस्सों में परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है और यह सिद्धांत यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस सिद्धांत के मानने वाले राज्य को एक यंत्र के रूप में देखते हैं, एक साधन के रूप में देखते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संस्था का उपयोग किया जाता है। इसकी ये प्रमुख मान्यताएं हैं। इसके बाद इस सिद्धांत के हम प्रमुख समर्थकों के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकारों में सोफिस्ट विचारक, एपिक्यूरियंस, यूनानी विचारक, मनीगोल्ड, थॉमस एक्विनास, रिचार्ड हुकर, ह्यूगो ग्रोशियस, सैमुअल फ्यूफेंडार्ड, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नाजिक और जॉन रॉल्स इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं।
अब हम देखेंगे इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। यद्यपि इस सिद्धांत को 16वीं 17वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई, समर्थन मिला, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। किंतु सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास हम राजनीतिक दर्शन की तरह बहुत ही प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। और सबसे पहले यूनान में सोफिस्ट विचारकों ने समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनका मानना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो समझौते का परिणाम है। सोफिस्ट विचारक एथेंस के भ्रमणशील शिक्षक थे जो राजनीतिक वाद विवाद, राजनीतिक शिक्षा पारिश्रमिक के माध्यम से देते थे। इन विचारों के विपरीत प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना था, किंतु रोमन विचारकों ने सोफिस्ट विचारधारा का समर्थन करते हुए इसे समर्थन दिया और जनता को राज्य प्रभुसत्ता का स्रोत माना। इसी संदर्भ में भारतीय परंपरा में हम कौटिल्य का नाम लेते हैं और कौटिल्य ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णन किया कि प्रारंभ में जब पृथ्वी पर अराजकता का वातावरण था तो इस अराजकता से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर मनु को अपना राजा बनाया और उसे अपने अन्न का 6वां भाग तथा व्यापार और स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया। आगे चल करके मध्य युग में भी सामाजिक समझौते सिद्धांत को मान्यता मिलती रही और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मनीगोल्ड ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राजा राजपद पर प्रजा के समझौते से बैठा हुआ माना जाता है और यदि प्रजा ना चाहे तो उसे अपने पद से हट जाना चाहिए। इनके इस कथन से भी यही ज्ञात होता है कि राजा और शासक का पद प्रजा के माध्यम से ही दिया गया और प्रजा को, जनता को राजपद सृजित करने का श्रेय दिया गया। 13वीं शताब्दी में थॉमस एक्विनास ने भी इस मत का समर्थन किया और इसी प्रकार से आगे चलकर 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस विचार को समर्थन प्राप्त हुआ। सामाजिक समझौते सिद्धांत के विचारों को और व्यवस्थित तरीके से इंग्लैंड के हुकर रिचर्ड ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था अशांत और संघर्षपूर्ण थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। इसी क्रम में ह्यूगो ग्रोशियस ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस में बताया कि राज्य का स्वरूप एक समझौते का परिणाम, तथा जॉन मिल्टन ने राज्य की शक्ति का मूल जन समर्थन को माना। ऐसे ही एक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हुए सैमुअल फ्यूफेंडार्ड। इन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत किया
कि अपनी अशांत और कष्टमय प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए जनता ने समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार 16वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे विचारकों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हॉब्स, लॉक और रूसो, जिन्हें सामाजिक समझौते सिद्धांत का पर्यायवाची माना जाता है, ने इस सिद्धांत को व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की और इस सिद्धांत को लोकप्रियता प्रदान की। आधुनिक चिंतकों में हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नोजिक और जॉन रॉल्स का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है। और जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की जो अवधारणा प्रस्तुत की उसमें अनुबंधवादी प्रणाली का ही सहारा लिया गया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनुबंधवादी सिद्धांत शताब्दियों तक समर्थन प्राप्त करता रहा और आधुनिक युग में भी इस सिद्धांत को इन प्रमुख विचारकों के माध्यम से, चिंतकों के माध्यम से अनुबंधवादी सिद्धांत को समर्थन प्राप्त होता रहा। अब हम इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं देखेंगे और इस सिद्धांत की आलोचना करने वालों में जो प्रमुख चिंतक हैं, जो प्रमुख विद्वान हैं, उनमें डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, हेनरी मैन और टी.एच. ग्रीन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सबसे पहले इस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यह अनैतिहासिक है, अर्थात जिस प्रकार के सामाजिक समझौते की वर्णन इस सिद्धांत के विचारकों ने किया है, वैसा कोई ऐतिहासिक उदाहरण, वैसा कोई ऐतिहासिक तथ्य, वैसे कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। इस सिद्धांत के विचारकों ने एक कोरी कल्पना करके प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इस सिद्धांत के विचारकों ने मानव स्वभाव का जिस प्रकार से वर्णन किया है, एक पक्षीय वर्णन किया है, वह सब अनैतिहासिक है, वह कपोल कल्पना पर आधारित है। इसलिए इस सिद्धांत की डेविड ह्यूम जैसे विचारकों ने आलोचना की है और डेविड ह्यूम ने अपनी आलोचना में कहा है कि शासन और शासित के संबंध के आधार पर समझौता असंगत है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। और वाहन महोदय ने भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने का ही उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। बेंथम महोदय ने इस सिद्धांत को कपोल कल्पना पर आधारित माना है और इन विचारकों ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, वह अवस्था भी इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब राजनीतिक चेतना का अभाव था तो यह आरोप लगाया जाता है कि समझौता कैसे हुआ। राजनीतिक चेतना के अभाव में समझौता संभव था ही नहीं और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की जो बात कही गई है वो भी गलत धारणा पर आधारित है। यथा हॉब्स ने आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दी, तो लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, अर्थात समाज और राज्य के व्यवहार व्यक्ति के अधिकार कैसे मिल गए। तो
प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो भी यहाँ पे जो है सही साबित नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति राज्य का संबंध व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, जो गलत है। क्योंकि व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है वो ऐच्छिक नहीं अपितु अनिवार्य है। और अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। बर्क के अनुसार राज्य मनुष्य का बनाया कोई खिलौना नहीं है और ना ही कोई व्यापारिक कंपनी है कि लाभ के लिए हम उसके सदस्य बन जाएं और जब लाभ ना हो तो हम उसकी सदस्यता त्याग दें। इन आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का बहुत महत्व है और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इसने राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ चीजें दी है। तो इस सिद्धांत के महत्व में हम देखेंगे, सबसे पहले और सबसे बड़ा महत्व इसका यही है कि इस सिद्धांत के समर्थकों ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करके एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और दूसरा, उन असंख्य तर्कों का खंडन किया जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थे और जो राज्य की स्थिति को दयनीय बनाए हुए थे। और तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि लोकतंत्र की नींव तैयार करना। जब हम रूसों का समान इच्छा का सिद्धांत को पढ़ते हैं तो समान इच्छा के अंतर्गत रूसों ने सही मायने में लोकतंत्र की ही बात की है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सहमति पर आधारित जो सिद्धांतकारों ने अपनी बात कही है। तो चूंकि लोकतंत्र के लिए सहमति सबसे प्रमुख है, सबसे जरूरी है और राज्य का आधार, शासन का आधार, संप्रभुता का आधार सहमति को माना है, इसलिए यह सिद्धांत जो है लोकतंत्र की नींव रखने में अपनी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन थे के बारे में जाना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने में ये बहुत मददगार साबित होगा। तो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।